नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं और पंचायती राज विभाग की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योजनाओं और कार्यों पर समीक्षा की जा रही है। पंचायती राज्य मंत्री सतपाल महाराज भी इस दौरान मौजूद रहे और बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो पंचायती विभाग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री और पंचायती राज्य मंत्री। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं और पंचायती राज विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। योजनाओं और कार्यों पर समीक्षा की जा रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज भी इस दौरान मौजूद हैं बैठक में और खास बात यह कि इस बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पंचायती राज विभाग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद और लगातार बैठक और योजनाओं और कार्यों की समीक्षा। सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद, शासन के उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, ये जो पंचायती राज विभाग की बैठक होने वाली है या हो रही है, इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से नेता हैं, अधिकारी हैं, वो शामिल हो रहे हैं और समीक्षा जिन योजनाओं और कार्यों पर हो रही है उनके बारे में विस्तार से बताइए अभय। बिल्कुल, पंचायती राज विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज इस बैठक में मौजूद हैं। शासन के जो आला अधिकारी हैं वही समीक्षा बैठक में मौजूद है। कोशिश यही है प्रशासन सरकार की कि पंचायती राज विभाग की जो अभी तक के जो काम हुए उन कामों में उनकी जो प्रगति रिपोर्ट है उसको यहाँ पर पहले जाना जाए और उसके बाद जो विभाग की तरफ से जो प्लानिंग तैयार की गई है, यानी जो योजनाएं धरातल पर उतारनी है, जनता से जिनका सीधा जुड़ाव यहाँ पर होना है, उन योजनाओं में किस प्रकार से विभाग आगे बढ़ेगा, उन सब चीज़ों को जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यही है कि हर विभाग की जो योजना है वो राज्य की जनता तक यहाँ पर पहुँच सके, जनता को उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके और उसके लिए सरकार के जो प्रयास तीव्र गति से यहाँ पर किए जा सके, क्योंकि राज्य में ये कहा जा सकता है कि पंचायती राज विभाग सीधे ग्रामीण स्तर से जुड़ा हुआ विभाग है, प्रधानों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। तो ऐसे में उन ग्राम स्तरों पर जो विकास की योजनाएं चल रही है उस पर किस प्रकार से प्रधानों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सहयोग किया जा सकता है ताकि योजनाओं का लाभ जनता को यहाँ पर मिल सके, उसको लेकर आज बातचीत यहाँ पर हो रही है। ये कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव यहाँ पर होने हैं, तो ऐसे में उससे पहले जो पंचायत प्रतिनिधि जो लगातार कार्यकाल बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ विभाग के जो प्रावधान है, जो नियम है, वो क्या कुछ कहते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी समीक्षा यहाँ पर हो रही है। और जिस प्रकार से अभी तक की स्थिति इस बैठक को लेकर आ रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो मंत्री के सुझाव अभी तक आए हैं उन सुझावों पर अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ताकि आम जनता की जो समस्याएं वो उनका निदान यहाँ पर हो सके और ग्रामीण स्तर पर जो विकास की योजनाएं संचालित हो रही है उन योजनाओं को तेज गति से तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। जी अभय, तो ये जो पंचायती राज मंत्री हैं सतपाल महाराज, ये भी बैठक में मौजूद हैं। चूंकि देखिए पंचायत को ये माना जाता है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं वो लास्ट स्टेज होते हैं, वहां से जैसे गांव की जो विकास होते हैं, जैसे सड़कें हो गई, नालियां हो गई और अब गांव में लाइटें हो गया और इसके बाद कुर्सी हो गया, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो पंचायती राज में आता है। तो क्या उनमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद है? अभय, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सतपाल महाराज का जो कद रहा, जो उनके जो सुझाव यहाँ पर है, उन सुझावों के आधार पर किस प्रकार से विभाग आगे काम कर सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। मंथन इस बात से हो रहा है कि अभी जो विभाग की जो योजना है वो धरातल पर किस रूप में उतर सकती है। जो आगामी 10 साल के लिए जो विभागों को रणनीति बनाने के लिए कहा गया था ताकि विभाग आगामी 10 साल का रोड मैप तैयार करें और जनता को किस प्रकार से लाभ पहुँचाना है, उन सब चीज़ों को लेकर विभाग कैसे काम करेगा, उन सब चीज़ों को भी जानने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण स्तर से विकास की शुरुआत मजबूत गति से, तेज गति से आगे हो सके, वो विकास मजबूत हो ताकि जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके। और उत्तराखंड ये कह सकते हैं कि ज्यादातर उत्तराखंड का जो भूभाग है वो पर्वतीय अंचल वाला है। यहाँ का जो पहाड़ के जो लोग हैं उनको विकास की योजनाओं की आवश्यकता है, तो कोशिश यही रहती है सरकार की
कि विकास की जो योजना पंचायत राज विभाग के माध्यम से धरातल पर उतरनी है, ग्रामीण स्तर पर पहुंचनी है, उसको किस प्रकार से आगे मजबूत किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। और अभी तक ये समझा जा सकता है कि महत्वपूर्ण विभाग पंचायत राज विभाग है, क्योंकि ग्रामीण स्तर से पंचायतों से सीधा जुड़ाव इस विभाग का होता है। तो ऐसे में विभाग की जो योजना है, किन योजनाओं में अभी तक शिथिलीकरण सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर अभी तक काम नहीं हो पाया, या जिन बिंदुओं पर काम की रफ्तार धीमी है, उसको कैसे तेज यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि 10 साल का जो रोड मैप बनाने का लक्ष्य विभागों को दिया गया था, उसमें विभाग के स्तर पर कौन सी प्लानिंग यहाँ पर बनाई गई है, ताकि दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास की योजनाओं का लाभ सीधे गति से यहाँ पर मिल सके। तो उन सब चीजों को लेकर बातचीत इस बैठक में यहाँ पर हो रही है। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी समय मिलता है तो इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देशित करने का काम यहाँ पर करते हैं, ताकि विभाग की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच सके और जनता को इन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में बदलाव करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ताकि जनता और अधिकारियों के बीच जो संवादहीनता अभी तक देखने को मिलती थी, जिसकी शिकायत अक्सर मुख्यमंत्री को जनता दरबार में सुनने को मिलती है, तो उन सब चीजों पर अधिकारियों को अपनी कार्यशैली बदलने की भी सलाह यहाँ पर दी जा रही है। जी अब तो ये जिस तरीके से ये बैठक हो रही है अब पंचायती राज को लेकर, उसमें राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री भी शामिल हैं, अधिकारी भी हैं, बाकायदा समीक्षा भी किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, कार्य और योजना की तैयारी की जा रही है। यानी कि मुख्यमंत्री की सुचिता और मुख्यमंत्री का जो खासकर पुष्कर सिंह धामी का जो मुख्यमंत्री का दूरदृष्टि है, वो उसको भी दर्शाता है, क्योंकि लगातार आगामी 10 साल की योजनाओं को लेकर वो चल रहे हैं। यानी कि जब भी इस तरीके की बैठक होती है तो राज्य के जो आम जनता है उसकी बेहतरी के लिए एक कदम और मुख्यमंत्री की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है जब इस तरह की बैठकें होती हैं। तो देखिए, तो सबसे बड़ी बात यह कि इस बैठक में आज का जो सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो यही है कि आपदा की जद में जो ग्रामीण क्षेत्र अभी तक आए हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार से काम यहाँ पर किया गया है। और मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों से उन सभी चीजों की प्रमुखता से जानकारी यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इस भारी बारिश और आपदा की जद में जो गाँव प्रभावित यहाँ पर हुए, उनकी मदद कैसे की जा सकती है। ग्रामीण स्तरों पर जो ये कह सकते हैं कि जो पंचायत स्तरों पर जो राशन पहुँचना था 3 महीने के एडवांस में, कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाया था, उसकी जिसकी शिकायत सरकार को मिली थी, उस स्तर पर कहां पर ढिलाई बरती गई है, कौन अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहां पर हो रही है। और इसके अलावा जो अधिकारियों के चक्कर जो जनता लगाती है, वो कम से कम यहां पर हो सके, उसको लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण विभाग पंचायत राज विभाग है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सरकार से इस विभाग का महत्वपूर्ण जुड़ाव होता है, तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता और ज्यादा यहाँ पर हो जाती है, ताकि राज्य की जनता की जो विकास की योजनाओं के प्रति जागरूकता वो ज्यादा बढ़ सके और उनको विकास की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिल सके। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल नौटियाल ने शिरकत की। जहां विधायक अनिल नौटियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। तो सीएम आवास पर पहुंचकर अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस मुलाकात को मुख्यमंत्री यानी सीएम ऑफिस की तरफ से भी इसे बाकायदा ट्वीट किया गया है और अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएमओ की तरफ से किया गया। तो मुख्यमंत्री से अनिल नौटियाल जो कि विधायक हैं, उन्होंने उनकी आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने म्यांमार के फर्जी नौकरी रैकेट मामले में विदेश मंत्रालय से राजनयिक हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र भेजकर इस संबंध में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का भी हवाला दिया है। उन्होंने खुद विदेश मंत्री से फोन पर बात की। तो वहीं सोनप्रयाग गौरीकुंड पहाड़ी मार्ग में अचानक मलबा और बोल्डर गिरने से रेस्क्यू के लिए उपयोग किए जा रहे 2 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग को क्षति पहुंची है।
वहीं मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने ड्रोन के माध्यम से आगे की कार्य योजना तैयार की। एसडीआरएफ की टीमों को सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित किया गया। कमांडेंट के अनुसार पहाड़ी मार्ग में 2300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस के द्वारा 737 लोगों को हेली से रेस्क्यू किया जा चुका है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान किया गया था मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में, वो सच साबित हो रहा है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालु भी भारी बारिश के चलते कई जगहों पर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने का कार्य लगातार जारी है। क्षेत्र में बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें रास्ते सब क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किलें हो रही थी। उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। यात्रियों को बाकायदा सकुशल रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें एक्शन मोड में नजर आई। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए यात्रियों ने सरकार और उनके मैनेजमेंट को थैंक यू कहा। इसमें आज सुबह से जो है रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू जो है एयरलिफ्ट भी किए गए हैं और जहाँ से लोग रास्ते के माध्यम से आते थे उनको भी किया गया। तो सोनप्रयाग तक, अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच हमने लगभग 1500 लोग को रेस्क्यू कर दिया है। और एयरलिफ्ट से हमने जो है लगभग 550 के लोग रेस्क्यू कर दिए हैं। और जो लिंचोली और भीमबली में भी अभी 500-550 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 6:30 बजे तक लगभग हमारा रेस्क्यू कार्य चलता रहेगा। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी प्रार्थना करी थी, तो उसमें जो है हमारा जो है चिनूक हेलीकॉप्टर और MI आ चुके हैं, तो उनसे भी रेस्क्यू किया जाएगा। और कल भी ये प्रातः सूर्योदय होते ही फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे। जो है हमने वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फूड पैकेट्स लिंचोली, भीमबली और इन सभी स्थानों में गौरीकुंड इन्हें व्यवस्था कर दी है। एक अन्य मार्ग जो है कुछ लोग पैदल जो है हमारे दूसरे रास्ते से भी आए हैं, चौमासी वाले रास्ते पे, वहाँ पे भी हमने चौमासी में खाने पीने की व्यवस्था, हमारे प्रशासन BDO वगैरह बैठे हुए हैं। और जगह बाकी जगह हमने SDMs की ड्यूटी लगाई है। ADMs वहाँ पर लिंचोली में मौजूद है, हमारे जो आपदा प्रबंधन अधिकारी भी भीमबली और लिंचोली में मौजूद है। इसके अतिरिक्त हमारे जो पूरा सेक्टर ऑफिसर्स हैं, NDRF की टीम, DDRF की टीम, वो पूरे मौके पर लगी हुई है। और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पे टूटे हुए हैं, उन जहाँ पे अगर पार कर रहे हैं तो उसको हमने वो NDRF DDRF की टीम के साथ ही जो है इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल के चितवन जिला से हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। बारिश से नदियों में अत्यधिक उफान के कारण जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और लोग जो है जगह जगह फंस गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर उन्हें रोका गया है और उनके रहने की, खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और रास्ता टूट जाने के कारण जो है सुबह से हेली के माध्यम से और साथ ही साथ पैदल दोनों तरह से जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया। और 3 हेली जो है भीमबली, लिंचोली से बराबर जो है श्रद्धालुओं को ला रहे हैं। अब तक लगभग 390 के आसपास जो है श्रद्धालुओं को नीचे लाया गया, रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर हमारी एक टीम है सोनप्रयाग में। कल रात को यहाँ पर मंदाकिनी नदी ओवरफ्लो हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बारिश होने के कारण यहाँ रोड जो है वॉश आउट हो गया। रोड वॉश आउट होने की खबर रात को हमने 12 बजे तक तो यात्रियों को सेफ जोन में शिफ्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँचे, 7:30 बजे अल्टरनेट रूट जो है एक्सप्लोर किया।
एक्सप्लोर करने के बाद हमने रोप एंकर किए। उसके बाद हमने धीरे धीरे यात्रियों को निकालना शुरू किया। यात्री जो है अभी सुरक्षित निकाल दिए हैं, जिसमें से 1089 यात्री टोटल निकाले हैं, जिसमें से 34 महिलाएं और 17 बच्चे हैं। केदारनाथ के दर्शन होकर आए थे, तो हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुंच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में हुई भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है, जिससे अभी तक करीब 16 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कार्यों में जुटा हुआ है। अभी तक करीब 4000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं आपदा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि आपदा को लेकर सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की है। इसी को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार आरोप विपक्ष लगा रहा है, बिना सिर पैर की बात कर रहा है। बोलने को कुछ नहीं है तो चलो यही बोल देते और मस्खरी कर देते हैं, उसी अंदाज में इस समय विपक्ष बात कर रहा है। जिस प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में देखते हैं, लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और मैं हूं ना, एक छोटा सा शब्द है लेकिन ढांढस बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है, वो कहते हुए आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं, लगातार कंट्रोल रूम में लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से जिस प्रकार से रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार कार्य कर रही है, वो ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अपने उत्तराखंड की जनता के बीच में, उत्तराखंड के परिवार के बीच में उनकी दिक्कतों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसका कार्य कर रहे हैं। तो उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता है। केदारनाथ आपदा, रेडी आपदा, जोशीमठ आपदा, तमाम ऐसे जख्म हैं जो उत्तराखंड अपने सीने में लिए है। इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने का सरकार ने प्रयास किया, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में सरकारें कुछ खास करके दिखा नहीं पाई। सवाल यही है कि यह कोई पहली बार नहीं है, हर साल की यही कहानी है। हर साल मानसून चुनौतीपूर्ण होता है, हर साल कई जाने जाती हैं, लगातार पहाड़ दरकते हैं और खतरों के साए में लोग जीने पर मजबूर हैं। सवाल यही है कि आखिर कब इसका कुछ उपाय हो पाएगा और आखिर कब तक लोग ऐसे ही खतरे के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। हर बार मानसून सीजन में उत्तराखंड आपदा का दंश झेलता है। मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। 15 जून के बाद से शुरू हुआ मानसून सीजन एक बार फिर से उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते राज्य में 38 लोग अभी तक मौत के गाल में समा चुके हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और 5 लोग अभी तक लापता हैं। इन आपदाओं के चलते राज्य को जो क्षति हुई है उसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। पिछले 24 घंटे में राज्य के भीतर प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आई हैं, जिसमें टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र हो या फिर केदारनाथ क्षेत्र, अल्मोड़ा जिले का जागेश्वरी क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी जिले का मोदी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जो खतरे के निशान के पार होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को सावधानियां बरतने के निर्देश दे चुका है, लेकिन राज्य में इस प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी का भी संकट खड़ा होने लगा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी जहां तहां फंसे हुए हैं। सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जोखिम उठा रहे हैं। धरातल पर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं, आपदा के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र डुभाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ दक्ष मंदिर में जलाभिषेक किया।
दोनों अधिकारियों की टीम हर की पौड़ी पहुंची, जहां पूजा अर्चना करने के बाद जल भरा गया और दोनों अधिकारियों की अगुवाई में तमाम अधिकारी पैदल ही दक्ष मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है और जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, साथ ही मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सीमांकन का कार्य अंतिम चरण में है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। तीन चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं। सीमांकन की प्रक्रिया, उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अब प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया को केंद्र सरकार से सफलता नहीं मिली, लेकिन शहरी विकास और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा और इसके बाद डीपीआर बनाई जाएगी। तो मैं ये, चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहां आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद, फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब मानसून में पार्क बंद होने पर पर्यटक जंगल सफारी नहीं बल्कि कोसी नदी में वाटर सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हर साल मानसून सीजन को देखते हुए कई जोनों को पर्यटन और पर्यटकों की सुरक्षा के चलते बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पर्यटन इस सीजन में भी कॉर्बेट पार्क आजकल कोसी नदी में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहा है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।